बच्चों हमने प्राइमरी सेल करा था, सेकेंडरी सेल करा था, जरा फ्यूल सेल और कर ले। फ्यूल cells are designed to convert energy produced during combustion of fuels। फ्यूल जैसे कि सच एज H2, CH4, ये फ्यूल है या नहीं? CH3OH। डा हाँ बेटा, 1 सेकेंड। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये एनर्जी को जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल, उस एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों? गाइस हाँ, हाँ ठीक है, समझ गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, मोस्ट कॉमन इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है बच्चों? ये हमारा क्यों काम आएगा? इट वॉज यूज इन अपोलो मून फ्लाइट्स। यूज इन अपोलो मून फ्लाइट्स। ठीक है गाइस? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अच्छी चीज क्या है, एक चीज बताओ, हाइड्रोजन का जब कंबशन करते हो तो क्या बनता है? H2 प्लस O2 gives H2। आइडिया इज, फ्यूल सेल में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? H2। हम ये कह रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसमें जो फ्यूल है वो क्या है? हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन में बर्न होके क्या देगा, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, विच विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आइडिया बीइंग, जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको एस्ट्रोनॉट्स पी गए। तो दोनों काम हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, और दूसरा जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है दैट वाज यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर है गाइस? तो ये भी लिखा हुआ है बुक में, प्रोडक्ट दैट इज वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय एस्ट्रोनॉट्स। ओके? देखो ये तो आ रखा है कि अपोलो मून फ्लाइट में इसका यूज था। अब क्वेश्चन इसमें नहीं आ रखा कि प्रोडक्ट का क्या करते थे वे, तो माइट भी आ जाए क्वेश्चन में, जेई में जो क्वेश्चन है उनमें आ जाए, हो सकता है। ओके गाइस, अब इधर ध्यान दो, इसमें हम इस फ्यूल सेल में कंसंट्रेटेड KOH या NaOH acts as इलेक्ट्रोलाइट। ओके बच्चों? ठीक है गाइस? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमने भेजी, ओके, सॉल्यूशन में। तो एनोड पे क्या होगा? एट एनोड। एट एनोड क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है नहीं होता है गाइस? हम कहेंगे रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मली कंबशन रिएक्शन क्या होती है? H2 प्लस O2 गिविंग H2O, राइट गाइस? यही होती है नहीं होती है? यही रिएक्शन होती है ना गाइस, H2 प्लस O2 गिविंग H2O। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यू विल हैव H2 गिविंग, मैं पूरा लिखता हूं, H2 प्लस 4OH माइनस 2H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन है एट एनोड। ठीक है गाइस? एट कैथोड क्या है? यू हैव गॉट O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग
4OH-। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ गए? भाई तुम ये देखो H2 प्लस O2 गिविंग H2O में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H का। 0 से +1 जा रहा है, हाँ है ना? वही मैंने लिखा है H2 गिविंग H2O। गॉट इट और नॉट? समझ गए? और कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन 0 से किस पे जा रहा है? -2। यहां पे भी तुम्हें दिख रहा है O2 से O, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये यहां से OH माइनस मतलब ऑक्सीजन -2 पे जा रहा है। समझ आया नहीं आया? गुड। और जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी वो क्या होगी? दोनों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है, यू सिंपली एड इट अप। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन विल बी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। आइडिया इज ये कंबशन रिएक्शन ये वाली तो हमने उसका एग्जैक्टली कंबशन नहीं किया। कंबशन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। हमने कहा जो कंबशन में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, कंबशन सिंस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, हमने उसको ब्रेक कर दिया इनटू एनोड एंड कैथोड हाफ, ताकि जो एनर्जी रिलीज हो रही थी कंबशन से, हीट एनर्जी, अब वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिएक्शन ओवरऑल कंबशन है, लेकिन हमने उसको स्प्लिट कर दिया एनोड कैथोड हाफ में, ताकि हम उससे करंट जनरेट कर सके। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो अमाउंट बहुत ज्यादा है इन द ऑन दिस प्लैनेट, राइट? तो आइडिया इज इनका कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलता रहेगा हमें, तो ये सेल विल नेवर गो डेड एज लॉन्ग एज दीज आर प्रेजेंट इन रीजनेबल अमाउंट, हाँ है ना? बिकॉज ऑफ continuous supply of hydrogen and oxygen, cells never become dead। जब तक ये है तब तक सेल चलता जाएगा। गॉट इट? इनका जो टेम्परेचर होता है इन सेल्स का, दैट इज 70 to 140 डिग्री सेल्सियस। और जो पोटेंशियल है वो है 0.9 वोल्ट। ओके गाइस, अब वैसे एफिशिएंसी 100% आनी चाहिए थी इन सेल्स की, लेकिन फिर भी देखा गया एफिशिएंसी 100 तो नहीं आती, बट इट इज स्टिल हायर इन द सेंस हायर एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। अगर तुम इसको जलाओगे, अगर तुम H2 को जलाओगे और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करोगे, मैं कन्वर्ट करोगे उसे, तो हमारी जो एफिशिएंसी आ रही होती है वो रफली आ रही होती है 40%। अगर तुम थर्मल पावर प्लांट में हाइड्रोजन को जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, एफिशिएंसी इज रफली 40%। और यहां पे जाता है 60 to 70%। एफिशिएंसी इज रफली 60 to 70%, much higher than thermal power plants, more than thermal पावर प्लांट्स, जिनकी होती है 40% एफिशिएंसी। क्लियर हो गया? दैट्स गुड। इसके एडवांटेजेस तो मैंने बता दिए। एक और क्या है? नो पॉल्यूशन। प्रोडक्ट हमारा एसओ आ रहा है, इज नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। ओके गाइस, डिसएडवांटेजेस भी देख ही लो। पहले तो हमें देर इज corrosiveness ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्यूएच एनुअल लेते हैं ना बच्चों, इट इज corrosive। हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट,
needed for electrode reactions. ठीक है बच्चों, जैसे जो हम सेल बनाएंगे उसमें क्या यूज होता है, पीटी या पीडी, एजी एटसेट्रा। थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैसियस फ्यूल्स, उनको हैंडल करना इज नॉट इजी एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। And there is also a problem of providing provision of contact between three phases needed in fuel cell. थ्री phases कैसे, फ्यूल हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैसियस। इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, लिक्विड। एंड सॉलिड कैटलिस्ट। Idea is construction cost is high. Okay, clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? Now let us go on to corrosion. We are done with this part. Fuel cells is over. Now let us go on to corrosion. Corrosion का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग हम आयरन के लिए यूज कर रहे होते हैं टर्म। corrosion of iron is called rusting. रस्ट होता क्या है, rust is hydrated ferric oxide, that is ferric oxide क्या होता है, Fe2O3, हाइड्रेटेड मतलब देयर आर सम वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो प्रेजेंट, XH2। ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ रस्टिंग आर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग, ऑन कॉपर, ब्रॉन्ज, एटसेट्रा। अब कोरोजन में होता क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन में होता क्या है गैस, पहली चीज वाटर वेपर्स ऑन सरफेस ऑफ मेटल, dissolve CO2 and O2 from air. Okay guys, क्लियर है, समझ गए बच्चों? तो तुम्हारे पास CO2 आ गया, वो H2O गया, क्या बनाएगा बच्चों, H2CO3। फाइन, जो CO2 उसने डिसॉल्व करा उसका क्या बनाया, H2CO3। दिस एक्ट्स, ये जो H2CO3 है, दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ सेल। इलेक्ट्रोलाइट ये है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। अब देखो नेक्स्ट, जो आयरन है जो कि कांटेक्ट में है किसके, विद डिसॉल्व्ड CO2 एंड O2।
undergoes oxidation. It undergoes oxidation. Fe जो है वो क्या बनाएगा बेटा, Fe2+. तुमको भी हमने तो अभी Fe3+ देखा था, अभी बताता हूँ. अभी हमने क्या किया, पहले Fe से Fe2+ बनाया. अब ये जो जहां पे Fe2+ से जा रहा है, Fe2+ में जा रहा है, उस साइड को हम क्या बोलेंगे, एनोड. ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? तो साइड at which this reaction takes place acts as anode. Acts as anode. ठीक है बच्चों, गुड. अब हमारा क्या होगा गाइस, O2 जो है, दैट, ये आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा. जो O2 हमारा है, दैट with H plus gives H2. आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ इनटू H2. H प्लस का सोर्स क्या है हमारा, H2CO3. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर? दैट्स गुड. तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी अभी क्या हो गई है, Fe प्लस O2, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस gives 2Fe2 प्लस 2H2. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन. अच्छा एक चीज और नोट कर लो, ए वाटर इज सैलाइन, it helps in flow of current and speeds up the process of corrosion and speeds up process of corrosion. समझ में आया या नहीं आया? and speed up the process of corrosion. Got it or not? बोलो गाइस. बेसिकली हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, अदर साइड क्या हो रहा है बच्चों, O2 साइड में दे आर बीइंग कंज्यूम टू गिव अस H2O. ओके गाइस, आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बना दिया, H2O बच्चों. ग्रेट. हाँ बेटा एक मिनट रुकिए. हाँ बोलो. हाँ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है और O2 हमारा रिड्यूस होएगा. ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट, ये मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था कुछ या नहीं? थर्ड नहीं लिखा क्या मैंने? थर्ड ये है, थर्ड इज दिस. ओके क्लियर, दिस इज थर्ड. नाउ लेट अस गो ऑन टू फोर्थ. Fe2+ जो बना, it reacts with dissolved O2 or oxygen from air, या तो dissolved O2 या O2 from air to form ferric oxide. मतलब पहले Fe2+ में गया और फिर Fe2+ में गया. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब Fe2+ प्लस ये 4 होएगा, 4Fe2+ प्लस O2 प्लस 4H2O gives Fe2O3, 2Fe2O3 प्लस 8H प्लस. गॉट इट गाइस? मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, +2 से +3 एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू O2 minus. And now this ferric oxide formed. Ferric oxide
undergoes hydration to form rust. To form rust. That is Fe2O3 plus XH2O gives Fe2O3 dot XH2. And this was our rust, bachcho. Hydrated ferric oxide was rust. अब रस्ट बन गया सरफेस पे आयरन के, उस हिसाब से रुक जाना चाहिए प्रोसेस। भाई ऊपर रस्टिंग हो गई, अंदर वाला का जो कांटेक्ट था ऑक्सीजन और CO2 के साथ वो हट गया। प्रॉब्लम क्या होती है, दिस रस्ट इज नॉन स्टिकी, द रस्ट इज नॉन स्टिकी। आइडिया इज अब वो नीचे गिर जाएगा, एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन फॉर corrosion. हाँ, is non-sticky. It peels off, exposing fresh iron surface for further rusting. Clear है guys? That's good. आगे चलें। नोट, तुम ये देखो H प्लस आयंस इन्वॉल्व होते या नहीं होते इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, बताओ गाइस। तो ये देखो, एज pH is increased, pH इंक्रीज करने का मतलब है H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, कम। रिडक्शन ऑफ O2 इज लेस फेवर्ड, reduction of O2 is less favored. ये कहां से दिख रहा है गाइस, O2 पे जाओ, ये रहा हमारा, यहां पे दिख रहा है H प्लस, हाँ है ना। अब अगर H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो गई तो रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एक तरीके से रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन विल बिकम लेस फेवर्ड। तो एक तरीके अगर रिडक्शन नहीं हो रहा तो आयरन का ऑक्सीडेशन भी फेवर नहीं हो पाएगा, कि अगर किसी चीज का रिडक्शन हो रहा है तभी दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। आई मीन ये नहीं कह सकते तुम रिडक्शन हो गया और किसी चीज का ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, दे आर साइमल्टेनियस, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। तो आइडिया इज Fe in contact with solution of pH above 910 does not corrode. इससे ऊपर pH ले गए तो it does not corrode. नेक्स्ट, ये मैंने भी बताया ही था कि saline water helps in flow of current, increasing the rate of corrosion. Helps in flow of current, increasing corrosion. एक और चीज गाइस, क्लियर है गाइस? पहले मैं इसको हेडिंग के अंदर लिखता हूं, फैक्टर्स प्रोमोटिंग कोरोजन, फैक्टर्स प्रोमोटिंग कोरोजन। पहला, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा जल्दी कोरोड होगा, हाँ है ना बच्चों। जैसे गोल्ड का कोरोजन बहुत धीरे होएगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन आयरन का जल्दी होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज जितनी ज्यादा होंगी उतना
कोरोजन जल्दी होगा, मोर इम्प्योरिटीज implies greater chances of corrosion. Got it, guys? Third, presence of air and moisture. ये तो नेसेसरी कंडीशन है, सही पूछा जाए तो हाँ है ना। अच्छा, एक और चीज, प्रेजेंस ऑफ गैसेस लाइक presence of gases like SO2, CO2 catalyze the process of corrosion. क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं गाइस, ये पानी में जाके H+ आयन जनरेट कर रहे होते हैं, हाँ है ना। CO2 का H2CO3, SO2 का H2SO3, they generate H+ ion which speeds up the process of corrosion. क्लियर है गाइस? अगर आयरन को तुम एयर और मॉइस्चर से हटा दोगे, इट डज नॉट रस्ट। मैं इसको भी लिख देता हूं, आयरन इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, बेसिकली वैक्यूम, डज नॉट रस्ट। स्ट्रेन इन मेटल, स्ट्रेन मतलब बेंड्स। मेटल का कोरोजन ज्यादातर कब होता है, स्टार्ट कहां से होता है, कॉर्नर से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रस्टिंग टेक्स प्लेस rusting occurs rapidly at bends या कट्स इन मेटल। जहां पे बेंड हो रहा है या जहां पे कट्स वगैरह है, वहां पे रस्टिंग जल्दी होती है। जस्ट ऑब्जर्व प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसका मैं बता चुका हूं तुम्हें, सलाइन वाटर में रस्टिंग फास्टर होगी एज कंपेयर टू प्योर वाटर। Fe rust faster in saline water than in pure water. Sure. Just 1 second. ये लो, कर लो नोट। टाइम लगेगा या हो गया? हो गया, ग्रेट। प्रिवेंशन ऑफ करोजन। गाइस, ये जो सारी थ्योरी मैं लिखवा रहा हूं ना, ये याद होनी चाहिए। ओके, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, करोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए। पहला है बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन। यार उसका कांटेक्ट जो है एयर और मॉइस्चर के हाथ, उसे हटा दो। मेटल सरफेस is not allowed to come into contact with moisture, oxygen and CO2. This is done by पहला, coating surface, metal surface with paint,
कोटिंग मेटल सरफेस विद पेंट। ओके, और chemicals like bisphenol। ये तभी अब करोड़ होगा जब इसमें जो हमने पेंट किया है वो हट जाए। नेक्स्ट, अप्लाइंग फिल्म ऑफ ग्रीस एंड ऑयल ऑन surface of metal। It cuts off the supply of air and moisture। Third, Fe surface is coated with non-corroding metals, with non-corroding metals। जो मेटल कोरोड नहीं होते उसकी कोटिंग हमने इसके ऊपर लगा दी। सच एज कौन कौन से मेटल्स? निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। और ये कोटिंग करते कैसे हैं? बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। या फिर तुम टिन भी ले सकते हो, जिंक भी ले सकते हो। इनकी कोटिंग कैसे करी जाती है? बाय डिपिंग Fe इन मोल्टन मेटल। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, हमने कहा यार आयरन प्रोटेक्ट होना चाहिए, दूसरा मेटल रस्ट होता है होने दो, क्रोड होता है होने दो। दैट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। दैट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कि हमने एक मेटल को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर आयरन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? कवर कवरिंग रेदर कवरिंग Fe surface, Fe surface with layer of metal which is more reactive than iron, which is more reactive than iron। Reactive की जगह it would be better to use the term more electropositive। मतलब रिएक्टिव में तो पॉजिटिव, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी आयरन से ज्यादा है, एंड दस प्रिवेंट्स आयरन Fe from losing electrons। ओके, ऐसे समझिए हमने आयरन लिया, ये हमने कोटिंग कर दी उस पे मेटल की। ठीक है ना गाइस? अब वैसे नॉर्मल केस में क्या होता है? मेटल टू मतलब नीचे आयरन है, ऊपर कोई और मेटल है, ये मेटल करोड हो जाएगा। ठीक है, अब सपोजिंग दो चीजें कर सकते हो, ये मेटल या तो ऐसा लो तुम कि अच्छा जैसे जिंक वगैरह ले लिया, ये करोड होता है, जिंक करोड। लेकिन जिंक के अंदर क्या होता है? आफ्टर कोरोजन जो लेयर बनती है, इट डज नॉट पील ऑफ।
तो आइडिया बीइंग कि वो तुम्हारा कोरोजन इनिशियली तो हुआ, लेकिन उसके बाद कोरोजन विल स्टॉप, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन गई विच इज प्रोटेक्टिंग द इनसाइड वाला जिंक फ्रॉम रस्टिंग या कोरोजन। समझिए गाइस, जिंक पे एक ऐसी लेयर बन गई रस्ट कोरोडेड की, कोरोजन की, कि अब वो हट भी नहीं रही, और इट इज नॉट लेटिंग द इनर मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है गाइस, तो या तो इस पे कोटिंग बन जाएगी, काम चल गया हमारा। कोटिंग नहीं भी बनी तो हमारा ऊपर वाला मेटल कोरोड होता जाएगा, आयरन विल रिमेन एज इट इज। इन फैक्ट अगर ये टूट जाता है यहां से, ऐसे तोड़ दिया हमने कि आयरन भी एक्सपोज है और वो मेटल भी है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। लेकिन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, ऊपर वाले की। मतलब जब तक ऊपर वाला प्रेजेंट है वो आयरन को करोड नहीं होने देगा, इवन इफ द लेयर इज ब्रोकन। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं। पहली चीज, विद टाइम मोर एक्टिव मेटल gets consumed, but as long as it is there, it will not allow iron to rust, even if Fe is exposed to air। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? इसमें ज्यादातर जो हम कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं दैट कोटिंग, दैट कवरिंग ऑफ आयरन विद जिंक इज कॉल्ड, 10th में पढ़ रखा है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन। जिंक in contact with moisture, oxygen and CO2 in air forms a protective thin layer of basic zinc carbonate। ये बेसिक जिंक कार्बोनेट क्या होता है? जिंक कार्बोनेट तो तुम्हें पता है ZnCO3, बेसिक मतलब ZnOH ट्वाइस। दिस इज योर बेसिक जिंक कार्बोनेट। ठीक है गाइस, एंड protects it from further corrosion। और तुम कहोगे सर जिंक तो मोर रिएक्टिव देन आयरन था, सपोज मैं कॉपर ले लूं तो क्या दिक्कत है? Fe can be coated with copper also। ठीक है बच्चों, बाय इलेक्ट्रो डेपोजिशन या टिन बाय डिपिंग इन मोल्टन मेटल। लेकिन इसमें एक समस्या है, तुमने ये मेटल लिया आयरन का और ये उसके ऊपर मैंने कॉपर की कोटिंग कर दी, और बाई चांस अभी तो ये कॉपर प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि आयरन इज नॉट एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर,
लेकिन बाई चांस ये टूट गया। अगर ये टूट गया तो बेटा कॉपर होने वाला किसमें, ये कॉपर है ऊपर, नीचे आयरन है। आयरन ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर क्या होएगा, जैसे कॉपर Cu टू प्लस में जा सकता है नहीं जा सकता है, व्हेन एक्सपोज टू एयर, राइट। और आयरन Fe2+ में जा सकता है। आइडिया, अब Fe2+ का दो सोर्सेज हो गए जो उसे ऑक्सीडाइज होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक, जो एयर और मॉइस्चर दैट इज फोर्सिंग इट टू गो फ्रॉम 0 to +2, राइट। इनफैक्ट कॉपर भी उसको एक सेल बना के बैठ गया जिसमें तुम्हारा आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है इन द सेंस कि जो Cu2+ में था, इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म Cu अगेन। मतलब आइडिया यहां पे अब तुम्हारा इवन फास्टर रेट से क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, if this piece of this layer of copper is broken। मतलब यहां पे अगर तुमने ये कर दिया तो आयरन का रस्टिंग और ज्यादा रेट से होगा, नॉर्मल से भी ज्यादा बेसिकली, क्योंकि जो आयरन और कॉपर का है इट विल फॉर्म अ सेल जिसमें आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। समझ में आया नहीं आया? ग्रेट। if coding is broken if coding is broken, Fe is exposed and Fe being more reactive than Cu या tin is corroded even more readily। Next, electrical protection या कैथोड प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये कुछ नई चीज नहीं है। हमने आयरन लिया और हमने क्या किया बच्चों, उसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ। वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया टू अ मोर रिएक्टिव मेटल। ये वही चीज है बेसिकली जो हमने जिंक के साथ देखी। आइडिया इज यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में, हाँ है ना। लेकिन जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जैसे मैग्नीशियम ले लिया एग्जांपल के तौर पे, मैग्नीशियम ले लिया, आयरन ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, मैग्नीशियम कहेगा भाई मेरी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, जब तक मैं हूं तुम ऑक्सीडाइज नहीं होगे। तो मैग्नीशियम खत्म होता जाएगा, आयरन विल रिमेन एज इट इज एज लॉन्ग एज मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। यहां पे हमने थ्रू अ वायर वी हैव कनेक्टेड द टू मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल जिसको हमें, जिसका क्रोजन हमें प्रिवेंट करना था, उसको हमने मोर रिएक्टिव मेटल के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस माइट बी मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ओके। ये एग्जांपल्स हैं। ये सैक्रिफिशियल एनोड है, सैक्रिफिशियल एनोड, कि ये ऑक्सीडाइज होंगे, आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। समझ में आया नहीं आया गाइस? जैसे हमारे पास आयरन के पाइप्स होते हैं अंडर द ग्राउंड, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का पीस ऑफ मेटल डाल देंगे, उसके साथ अटैच कर देंगे। ये आयरन का पाइप है, इसमें मैग्नीशियम का पीस उसके साथ अटैच कर दिया। अब जब तक ये मैग्नीशियम का पीस है तब तक आयरन को कोई टेंशन नहीं है। जब मैग्नीशियम खत्म होगा उसके बाद आयरन का कोरोजन स्टार्ट होगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। नेक्स्ट कौन सा था ये हमारा? फोर्थ, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस।
एग्जाम्पल एल्केलाइन फॉस्फेट या एल्केलाइन क्रोमेट सॉल्यूशंस, एल्केलाइन क्रोमेट solutions. Okay, now alkalinity prevents corrosion. ये मैंने बताया था नहीं बताया था? बेसिक मीडियम में corrosion is prevented. हाँ या ना बच्चों? That's great. Hold on a sec guys. बच्चों अब आते हैं फैराडेज लॉज के क्वेश्चन. वन Faraday electricity is passed through aqueous solution of NaCl through 10 liter aqueous solution of NaCl. Calculate pH of solution. ठीक है गाइस, क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब मैं देखता हूं बच्चों को याद कितना है. डेविक बेटा जरा बताना, NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा? सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो एनोड पे होएगा Cl माइनस इज गोइंग टू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और कैथोड पे होएगा H2O वाला होएगा H2O प्लस H2 इज गोइंग टू बताओ बताओ. 4 2 H2 प्लस H2 H2 बोल रहे हो या H2O बोल रहे हो? H2 कहां से आ गया बेटा? 4H प्लस 2 प्लस 4. ना, तुम बताओ एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा? फिर से बोलना. बेटा तूने Cl2 एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? तुमने यही बोला था. ये ये हालत है बच्चों की पढ़ के आने के लिए बोलने के बाद. रबनूर बताओ बेटा. हाँ ये बताओ, एक्वस NaCl में किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है? एक्वस NaCl. और बाकी बच्चे चेक मत करो प्लीज. हाँ तो मैं क्या कह रहा था गाइस, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें ऑक्सीडाइज कौन होगा? क्लोरीन. रिड्यूस कौन होगा? H2O2 H2. जरा मैं बैलेंस कर लूं, ये होगा या नहीं होगा गाइस बताओ मुझे. और यहां पे भी जरा बैलेंस कर देते हैं, ये होगा या नहीं होगा? अब मुझे बताओ, ये एनोड पे है, ये कैथोड पे है. जस्ट टेल मी, एनोड से हमारा पीएच में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं. कैथोड में जो रिएक्शन हो रही है उससे पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? पीएच बढ़ेगा. OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा. अब मुझे बताओ OH माइनस के लिए एन फैक्टर क्या है? रुक, 1 मिनट रुक जाओगे, शांति रख लोगे गाइस. देवांश बेटा बताना, OH माइनस के लिए एन फैक्टर क्या है? हाँ
आदित्य बेटा, क्यों? क्यों पूछा है मैंने, मतलब वाई? तनिष बेटा, मतलब आइडिया हाउ डिड यू कैलकुलेट, ये इस रिएक्शन के हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया है? दो दो ओ एच माइनस के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हमारा एन फैक्टर क्या होता है? 1 मोल के लिए, करेक्ट। तो एन विल बी 1। गुड, एन विल बी 1। आशुतोष बेटा, इसका आंसर बताओ। कितना मोल ओ एच माइनस जनरेट होगा, दैट इज माई क्वेश्चन। कितना मोल ओ एच माइनस जनरेट होगा बच्चों? बोलो गाइस, कितना मोल ओ एच माइनस जनरेट होगा भाई? अनिकेत, कितना मोल ओ एच माइनस जनरेट होगा? हाँ, कैसे? बताओ, अनिकेत बताएगा कैसे होगा। एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, उससे कितना मोल ओ एच माइनस जनरेट होगा? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से हाउ मेनी मोल्स ऑफ ओ एच माइनस विल बी जनरेटेड एंड बाय? रुक जाओ, उसको बताने दो भाई। अच्छा, कैसे? रिवाइज करी थी क्लास? तो क्यों? बताना बेटा तनिष, क्या होगा, कितने मोल ओ एच माइनस जनरेट होगा एंड बाय? यूनिटी मेथड से कर रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यूनिटी मेथड से कर रहे हो। तुम्हें देख रहे हो कि एक दो इलेक्ट्रॉन से दो एच माइनस जनरेट हो रहे हैं, तो एक दो फैराडे से दो मोल ओ एच माइनस जनरेट हो रहे हैं, तो एक फैराडे से एक मोल जनरेट हो रहा है, राइट? ये कह रहे हो तुम। और तुम कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को? गाइस, तुमने जो किया है, तुम दोनों ने वो सही कहा है। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए जो तुम कह रहे हो करने के लिए, इसके लिए तुम्हें रिएक्शन पता होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने ये रिएक्शन नहीं लिख पाए, अगर तुम ये रिएक्शन नहीं लिख पाए, तो तुम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? और मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें ये रिएक्शन रटी होनी चाहिए, इन द सेंस तुम्हें पता होना चाहिए H2 के लिए एन क्या है, 2। OH माइनस के लिए एन क्या है, 1। उसमें कोई दिक्कत नहीं है जो तुमने कहा है कि 2 फैराडे का मतलब 2 OH माइनस जनरेट होना, तो 1 फैराडे का मतलब 1 OH माइनस जनरेट होना। बट स्टिल एज अ टीचर आई वुड रिकमेंड कि क्या करो, ग्राम इक्वलेंट ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू चार्ज पास इन फैराडे। चार्ज पास इन फैराडे कितना दे रखा है, 1, इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ OH माइनस, इट विल बी मोल्स ऑफ OH माइनस इनटू एन फैक्टर ऑफ OH माइनस। एन फैक्टर OH माइनस का क्या है, 1। तो मोल्स ऑफ OH माइनस कितने जनरेट हो गए, 1। अब मुझे बस पीएच बता दो। हमें पता चल गया है OH माइनस के मोल्स आर 1। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द पीएच। आशुतोष बेटा, एक बार फिर से करना प्लीज। टेल मी व्हाट विल बी द पीएच, व्हाट विल बी द पीएच, सिंपल क्वेश्चन। गाइस, अगर OH माइनस के मोल्स 1 है, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस?
It will be moles by volume 1/10. 0.1 is the concentration of OH minus. मतलब पीओएच कितना आ गया 1 और पीएच कितना आ गया बच्चों 30. अरे समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड क्वेश्चन. 96.5 ampere is passed for 10 seconds through aqueous CuSO4 solution. Find pH of solution. अनिकेत बेटा, नहीं अनिकेत ने तो पहले कह दिया मैं पढ़ के नहीं आया. क्या पूछूं मैं? एक्वस कॉपर सल्फेट का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा एनोड कैथोड? एक्वस कॉपर सल्फेट बताओ बेटा. एनोड कैथोड की रिएक्शन चाहिए मुझे. फॉर्म करेगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Cu करेगा और एनोड पे वो क्या कहते हैं एनोड में क्या होगा? एनोड पे 2H2O फॉर्म्स 4OH प्लस प्लस 2 4OH प्लस नहीं सॉरी 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है बेटा? अब उसने पूछा है पीएच, मतलब वो एक तरीके से H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना चाह रहा है. बेटा H प्लस के लिए एन फैक्टर क्या होगा? राइट. तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन. एक्सप्रेशन ये सॉल्व मत करने बैठ जाना. आई नीड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन. निकालो. तुम्हें यहां से दिख रहा है कि H प्लस के लिए एन फैक्टर क्या है बच्चों? 1. 1 मोल ऑफ H प्लस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 1 मोल H प्लस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. सॉरी 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. समझ गए? 4H प्लस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1H प्लस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल H प्लस के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन. ट्राई करो वो फॉर्मूला यूज करो जो मैंने बताया है. चार्ज पास इन फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड. बोलो बेटा क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? पूरा सॉल्व कर दिया. मैंने कहा था सॉल्व मत करना. बताओ बेटा. यार इसमें कुछ और भी देना दिया होना चाहिए. माय बैड. गाइस यहाँ पे हमें दे रखा है थ्रू 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन कि मोल से निकालोगे तुम्हें कंसंट्रेशन चाहिए 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन. बच्चों करो गाइस. समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे. आ गया? अब अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एसटीपी बाय द सेम चार्ज. जरा निकालना. What volume of gas is produced at anode by passing this much charge for this much time? कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व होगा एट एसटीपी? हाँ है ना? बताओ क्या करोगे? बोलो.
I need the expression, guys. I need it right now. मुझे सिर्फ ये बताओ गाइस, तुम लोगों का कहने का मतलब है ये x निकालो यहां से एंड x इंटू 22.4 इज योर आंसर, तुम ये कह रहे हो? हाँ, मुझे एक चीज बताओ, O2 के लिए n फैक्टर क्या है? तो डोंट यू थिंक इट शुड बी 4 इंटू वाई एंड y इंटू 22.4 शुड बी योर आंसर? बोलो हाँ है ना? Let the moles of O2 generated be y. अब O2 के लिए n फैक्टर क्या है? And now y into 22.4 is your answer. कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? बताओ गाइस. होप सो. समझ गए? क्लियर है यहां तक? गुड. नेक्स्ट 7.2 लीटर सोल्यूशन है ऑफ CuSO4. 9.65 एम्पियर करंट को पास करा फॉर 2 hours. Find Cu deposited at कैथोड. बोलो भाई, बताओ मुझे. एक्वस कॉपर सल्फेट ले रखा है. हाँ बताओ. फाइंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड. फाइंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड. बोलो हाँ कि सर हो जाएगा. करो. बताओ बच्चों. मेक द एक्सप्रेशन गाइस. बच्चों जो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 9.65 एम्पियर करंट को पास करा 2 घंटे के लिए. यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट टू सेकंड गाइस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? You will have to convert this time to seconds. So what you will actually have is 9.65 into 2 into 3600 into 3600 by 96500. ये क्या है बच्चों, को बताएगा मुझे? चार्ज पास इन फैराडे है is equal to gram equivalent of copper, which will be moles of copper into n factor of copper, and moles into atomic mass of copper is your answer. बोलो हाँ है ना? Great. Find grams बताओ गाइस. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई जस्ट नीड द एक्सप्रेशन गाइस. बताओ गाइस, क्विकली लेट मी नो.
हुआ या नहीं हुआ? मोल्डन NaCl है, इसका मतलब Na रिड्यूस हो रहा होगा, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। अब Cl2 का अमाउंट पूछा है, तो Cl2 का इनफैक्टर क्या है? 2। एक्सप्रेशन बोल दो। हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक जीरो खा गए। हाँ ठीक है। वन सेकेंड बेटा, ये या थोड़ा तो लिख दो, कुछ तो लिखो। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन से मल्टीप्लाई करेगा, क्या होता है? हो गया गलत। इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरा एक्सप्रेशन लिखो, क्योंकि गलती का होने का चांस है। समझ में आया नहीं आया? गाइस अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे Cl-Cl2 में जा रहा है, बोलो हाँ। Cl2 के लिए इनफैक्टर क्या है? 2। एक तो तुमने 9650 लिखा था, 96500 होगा, विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। Let the moles of chlorine be X and N factor of chlorine is 2 and X into molecular mass of Cl2 is your आंसर। ग्राम्स पूछे थे ना बेटा, बोलो हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई गाइस, समझ गए हो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ बताओ बेटा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, फटाफट बताओ क्या बनेगा। हुआ या नहीं हुआ गाइस? ग्राम्स, ग्राम निकालने हैं एल्यूमिनियम। हो गया? मैं भी लिखता हूँ। बोलो हाँ या ना? बोलो गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी लिखी है? इक्वेशन में कहाँ गड़बड़ करी है? बताओ बच्चों, बोलो गाइस, कोई दिक्कत आई? गुड। भाई Al3+ गिविंग Al है, एन फैक्टर 3 है। मास ऑफ एल्यूमिनियम पूछा गया, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई कर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है हर एक को? क्वेश्चन, मार्शल एसिड याद है? जानते हो हमने कहां पढ़ रखा है इसे? मार्शल एसिड इज H2SO8। इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये बनता कैसे है? H2SO4 on oxidation gives H2S2O8। ये बच ये है बच्चों। ठीक है गाइस,
मार्शल एसिड इस तरीके से बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 से। हमें कहा गया है, सुनते हैं ना बच्चों, O2 and H2 are side products. They are side products. हमें कहा गया है 4.48 लीटर बना H2 और 1.12 लीटर बना O2। तो बताओ ग्राम्स ऑफ H2SO8 कितना बना, कितना बना? पहले देखो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन किस किस का हुआ है, रिडक्शन किस किस चीज का हुआ है। वो कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बनाए इन एडिशन टू H2SO8। क्लियर हो गया, समझ गए? H2SO4 किसमें जा रहा है, तो एक किस, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन? ऑक्सीडेशन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? वैसे भी समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन एक तो किसका हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन एक हुआ H2SO4 का। अब हमें कहा गया है H2 और O2 भी बने, आए ना, H2 और O2 भी बने। बेटा H2 कब बनता है, H2 कब बन रहा होता है, H2O से H2 बनता है। और वो रिएक्शन क्या है, अकरिंग एट एनोड कैथोड, H2O गिविंग H2, इज इट अ रिएक्शन? कैथोड। तो कैथोड पे क्या हुआ, H2 बना। एनोड पे क्या बना, H2SO4 और भी कुछ बना। O2 क्या कैसे बनता है, O2 भी तो ऑक्सीडेशन से बनता है। समझ में आया नहीं आया, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब ऑक्सीडेशन हुआ दो का और रिडक्शन हुआ एक का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हम कहेंगे जितने चार्ज ने कैथोड पे हाइड्रोजन बनाया उतने ही चार्ज ने एनोड पे क्या बनाया, H2SO4 और O2। H2SO4 नहीं, सॉरी, H2H2O8 और O2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? आइडिया इज ऑक्सीडेशन होने पे H2H2O8 और O2 बना, रिडक्शन जिस साइड हुआ उस साइड हाइड्रोजन बना, और दोनों तरफ जो चार्ज है वो क्या है, सेम। हाँ है ना, कि जितना चार्ज एनोड साइड पे है उतना ही चार्ज कैथोड पे कुछ और रिएक्शन करवा रहा है। राइट गाइस? अब मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन। 4.48 बाय 22.4, ये क्या दे रहा है बच्चों, क्या दे रहा है, मोल्स किसके, H2 के। अब H2 का इनफैक्टर क्या है, 2 होता है। ये क्या दे रहा है, नहीं ये पहले ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2, राइट, मोल्स इनटू इनफैक्टर। जितना ग्राम इक्विवेलेंट H2 का है उतना ही चार्ज फेरेडे में तुमने पास करा एट कैथोड। अब उतना ही चार्ज हमारा पास होना चाहिए एट एनोड। हम कहेंगे 1.12 बाय 22.4, ये क्या दे रहा है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज एन फैक्टर फॉर O2? O2 का एन फैक्टर क्या होता है, H2O गिविंग O2 में एन फैक्टर इज 4 इफ यू रिमेंबर। ये दे रहा है वो चार्ज, ये एक्चुअली तो है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, बट इट इज द चार्ज पास इन फैराडे जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा। समझ आया नहीं आया? अब हमें पूछा गया है मास ऑफ H2SO8 बनाना, लेट दैट बी x। ये क्या देगा बेटा, एंड व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H2SO8? n फैक्टर इज 2, तो इनटू 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई ये बताओ मुझे। श्योर, ग्रेट।
समझ गए ना गाइस? किसी बच्चों को डाउट? ओके फाइन। अनदर क्वेश्चन बच्चों, हमारे पास ये दे रखा है, इसका एटॉमिक मास इज 96। ओके बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। गाइस एक मिनट रुक जाओ। ये हमें दे रखा है, फाइन। हमें एक आ गया, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करा, एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2MoON is electrolyzed, O2 is liberated। हाँ ON, MO मोलिब्डेनम हो गया, इट इज लिबरेटेड। कितना लिबरेट हो रहा है? 0.112 लीटर एड एसटीपी एंड 0.32 ग्राम molybdenum is obtained या deposited। Find N। ये एटॉमिक मास हमें molybdenum का दे रखा है एज 96। एटॉमिक मास ऑफ molybdenum is given to us as 96। हाँ बेटा बताओ कैसे करोगे? n atoms हैं, okay. N एटम्स हो के N निकालना है। ओके गाइस, बताओ मुझे कैसे करेंगे? पहले मुझे बताओ, वो कैथोड पे क्या रिएक्शन कर रहा है? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? बताओ गाइस, तुम्हें खुद से विजुलाइज करना पड़ेगा, उसने नहीं बता रखा क्वेश्चन में। ये देखो बना क्या क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या क्या बना है? O2 और मोलिब्डेनम। बेटा O2 किससे बना होगा? O2 बना होगा एनोड पे, हाँ है ना? O2 बना होगा एनोड पे। O2 माइनस से किस पे जा रहा है? 0 पे। गुड। ये O2 कहां से बना होगा? लेट अस अज्यूम वाटर से हुआ, H2O से O2 बना। समझ गए गाइस? और हमें क्या है? मोलिब्डेनम डिपॉजिट हुआ। मोलिब्डेनम इज अ मेटल, उसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, और वो पॉजिटिव से कहां जा रहा है? 0 पे। उसका हुआ है रिडक्शन। हमें निकालने कितने, अगर हमें, सुनते आना, अगर हमें एन फैक्टर पता चल जाए मोलिब्डेनम का, तो उससे एन निकाला जा सकता है। बताता हूं कैसे, सुनते आना, समझ जाओगे। इवन दैट विल बी अचीवमेंट। 0.112 लीटर क्या है? O2, तो डिवाइड बाय 22.4, ये क्या देगा? मोल ऑफ O2। एन फैक्टर O2 का क्या होता है? 4। ये क्या दे रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, और एन इज इक्वल टू चार्ज पास इन Faraday। अब इतना ही चार्ज दूसरी तरफ क्या कर रहा है? मोलिब्डेनम प्रोड्यूस कर रहा है। मोलिब्डेनम का हमें कितना मास दे रखा है? बाय 96 क्या देगा? मोल्स किसके? मोलिब्डेनम के, इनटू, अब एक काम करो, इसको मान लो एक्स ही मान लो। ये एक्स एग्जैक्टली है क्या? मोलिब्डेनम कहां से कहां जा रहा है? 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है मोलिब्डेनम। मान के चलो इसके अंदर मोलिब्डेनम का चार्ज कितना है? एक्स प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Na2MoON में मैं मोलिब्डेनम पे चार्ज क्या मान के चल रहा हूं? एक्स प्लस। दैट इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम। तो यहां पे जो हमारा, ये जो मैंने एक्स लिखा है, ये एक्चुअली ये एक्स नहीं है,
इट इज x माइनस जीरो इफ यू अंडरस्टैंड। मतलब अगर हमारा मॉलिब्डेनम x प्लस से जीरो के बजाय x प्लस से y प्लस जा रहा होता तो यहाँ पे हमने x माइनस वाई उठा लिया होता, क्योंकि जो उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे हैं वो x नहीं करे, x माइनस वाई करे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू कि यहाँ पे हमने ये जो x लिखा है दिस इज एक्चुअली x माइनस जीरो, यहां से x आ जाएगा। गुड। अब x के बाद क्या करोगे? हम कहेंगे x सपोजिंग में इसी जो क्वेश्चन में आंसर है वही जो वैल्यू आएगी वो बता देता हूं। x आ गया हमारा 6 इसको सॉल्व करने पे। अब हम कहेंगे मॉलिब्डेनम पे चार्ज क्या है? +6। Na पे चार्ज क्या होता है? Na2MOO है ना, तो Na पे एक Na पे चार्ज क्या होगा? +1। 2 Na पे कितना हो गया? और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं? N। और हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2। तो +-2n इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। यहां से n आ जाएगा हमारा कितना? 4। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये क्वेश्चन? लैंग्वेज थोड़ी खराब थी क्वेश्चन में, कैलकुलेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, या उसको एक बार समझ गए हो तो सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट, लैंग्वेज खराब है। ओके हाँ बेटा, नोट इट डाउन इफ यू हैव टू। नोट डाउन नहीं करा है तो नोट डाउन कर लो, टाइम लगेगा अभी। लिख लो बेटा। डन। गुड। ग्रेट। ओके। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आप जो क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड करंट नहीं सॉरी, चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 24.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन if current efficiency is 75%। बच्चों इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो तुम्हें रिएक्शन ही नहीं पता, ठीक है गाइस, नाइट्रोबेंजीन फिर भी पता लगा सकते हो, एनिलीन पता है क्या होता है? बताया तो है मैंने, शायद भूल गए हो, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं as it is going to help you। ओके गाइस, बेसिकली ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा हो गया एनिलीन। ये कह रहा है हमारा नाइट्रोबेंजीन के 24.6 ग्राम हमने एनिलीन में कन्वर्ट कर दिए, उसने पूछा कितना चार्ज हमें लगा। ओके कोई डाउट? एक तो इस रिएक्शन में एन फैक्टर निकालना विल बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम खत्म हो जाओगे करते हुए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफिकल्ट ओवर हियर। तुम्हें दिख रहा होगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है? हाँ नहीं, मतलब कौन सा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आ रहा है? दैट इज करेक्ट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आ रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, वो तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है रिडक्शन हो रहा है, अदरवाइज भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब नाइट्रोजन कहां से कहां जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म से निकालना मुश्किल है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये हाफ रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तुम टू बैलेंस द चार्ज
That will help us in identifying what is the n factor for नाइट्रोबेंजीन। एक समस्या। दूसरा वो कह रहा है कि जितना हमने चार्ज पास किया, सपोजिंग हमने चार्ज x पास किया, तो दैट x इज नॉट कन्वर्टिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, उसका 75% इज कन्वर्टिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। मतलब अगर तुमने q चार्ज या x चार्ज पास किया है, तो उसका जो एक्चुअल चार्ज विच इज कन्वर्टिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, इट इज 75% ऑफ द टोटल चार्ज पास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दैट इज अ जनरल आइडिया। तो लेट द चार्ज पास बी x। x का 75% इज द एक्चुअल चार्ज जिसने नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करा। मेक द एक्सप्रेशन गाइस। सबसे पहले इसको बैलेंस कर दो आयन इलेक्ट्रॉन से, देखिए रिडॉक्स कितना याद है। कैसे करोगे गाइस? हाफ हाफ रिएक्शन को, रिडक्शन हाफ को कैसे बैलेंस करोगे? यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन। पहला काम क्या होता है? बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। है बैलेंस्ड? नाइट्रोजन बैलेंस्ड। नेक्स्ट यू बैलेंस O एंड H। पहले O को बैलेंस करोगे बाय एडिंग वाटर, फिर H को बैलेंस करोगे बाय एडिंग H प्लस आयन। बताओ कितना आएगा? वो zero हम्म, 6 ये है। चार्ज भी बैलेंस करो बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ नाइट्रोबेंजीन के लिए एन फैक्टर क्या है? 6। इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? अब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। 24.6 बाय मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये क्या दे रहा है बच्चों? इंटू 6 क्या दे रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज पास्ड इन फैराडे which converted it to aniline. अब let the charge pass be x फैराडे। लेकिन x ने पूरे के पूरे x ने नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट नहीं किया। उसके 0.75 या 75/100 ने, इतने चार्ज ने नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट किया। हो गया खत्म। ये जो x तुम्हारा है, बस एक चीज का ध्यान रखना, दिस x इज इन फैराडे। अगर वो कूलम में पूछता है, मल्टीप्लाई बाय 96500 to get the charge in coulomb. This was the actual charge passed, and into 75/100. This is giving us the charge which converted nitrobenzene to aniline. क्योंकि जो करंट एफिशिएंसी या हमारी इलेक्ट्रोड एफिशिएंसी है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 75%। समझ में आया नहीं आया? हर एक को क्लियर होगी ये चीज? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर। एक क्वेश्चन और देता हूं। क्वेश्चन बच्चों, density of Cu is given to us as 8.95. बताओ बेटा।
बोलो। सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/10 लीटर। हाँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/10 लीटर। 1/10। लीटर। क्यों भाई? तो वो lyrics में कैसे थे? हाँ बेटा देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml। हाँ, तो तुम क्या कह रहे हो? सेंटीमीटर स्क्वायर को तो लीटर से कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर से कंपेयर कर सकते हो। सर अगर जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड राइट इसमें लगाएं, जेड आई टी क्यों लगाओगे? अगर लगाएं तो जैसे तो डेंसिटी इनटू ये वॉल्यूम हमारा मास आ जाएगा डब्ल्यू, और आईटी हो गया चार्ज, जेड को अगर लिख दें इक्वल इन वेट बाय 96500। सही है। इन डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी ट्राई करो कि ना लगाओ, कि मैंने जिस हिसाब से समझाया उसी हिसाब से तुम सारे क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ, दिक्कत उसमें कुछ नहीं है, लिखे करो गाइस। हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू चार्ज पास इन फैराड। खत्म। हाँ है ना? तुम देखो 100 × 10⁻², ये क्या दे रहा है बच्चों? ये क्या दे रहा है? वॉल्यूम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। एक चीज और बताओ, ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर किस में है? सेंटीमीटर क्यूब या ml? अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या देगा? मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। ये क्या देगा? मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। ये क्या देगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। एंड नाउ कैन आई राइट दिस डाउन एज चार्ज पास इन फैराडे। हो गया खत्म। बल्कि एक उसने कूलम में पूछा था, एक काम करते, चार्ज इन कूलम अपॉन 96500। और जो तुम कह रहे थे बेटा, दिस विल बी व्हाट? डब्ल्यू। दिस विल बी व्हाट? दिस बाय, एक्चुअली टू बी एग्जैक्ट, this atomic mass of copper by 2 by 96500, this is Z। इसको राइट साइड में ले जाओ, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर बाय 2। ये आ गया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इज Z। और आईटी की जगह मैंने क्या लिख दिया? Q। तो W इक्वल टू जेड क्यू भी लिख सकते हो। आईटी की जगह मैंने Q लिखा है। ओके, तो W इक्वल टू जेड क्यू इज ऑल्सो फाइन। जो तुम कह रहे हो उस हिसाब से ये एक्सप्रेशन बनेगा। समझ में आया नहीं आया गाइस? अब देखते हैं। 1 फैराडे चार्ज इज पास। फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज इवॉल्व। अब वॉल्यूम ऑफ गैसेस हो सकता है दोनों तरफ गैस बन रही हो, एनोड और कैथोड दोनों पे, तो दोनों को ऐड अप करोगे। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व एट एसटीपी, बताओ भाई, बताओ क्या बनेगा? मुझे तो तुम ये बता दो, CSCCONA में तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस करने में प्रोडक्ट क्या बनेंगे? कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है, बताओ क्या बनेगा? क्या बात है, मजा आ गया सुन के। बोलो हाँ है ना?
बोलो हाँ है ना बच्चों, बताओ गाइस, क्लियर है? मैं एक काम करूं, मैं इसको क्यू ले लूं, क्यू की टर्म में थोड़ा क्वेश्चन बेटर क्लैरिटी आएगी। अब ये क्यू चार्ज फैराडे में है, क्यू चार्ज फैराडे में है। बताओ बेटा कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व होगा इन टर्म्स ऑफ क्यू एट एसटीपी, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व होगा? बताओ गाइस, फटाफट बोलो बच्चों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बताओ। बताओ बच्चों, बेटा कैथोड पे कितने मोल गैस बनेगा? कैथोड पे कितना मोल गैस बनेगा? Q/2। हम कहेंगे चार्ज पास इन फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, कैथोड पे अगर सोचा जाए तो इट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2। हाँ है ना? चार्ज पास इन फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2। एन फैक्टर H2 का क्या होता है गाइस? तो Q/2, इतना मोल H2 जनरेट हुआ एट एसटीपी, एट कैथोड, ठीक है ना? इतना मोल हमारा, एसटीपी अभी बाद में करेंगे, इतना मोल H2 प्रोड्यूस हुआ। अब एनोड साइड में क्या बनेगा बच्चों? CO2 के लिए एन फैक्टर क्या है बच्चों? 1। ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहां तक? तो क्या मैं यहाँ पे Q/1 लिख सकता हूं? भाई दिस क्यू चार्ज प्रोड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे क्यू चार्ज पास करने पे हम कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन से दो CO2 बनते हैं, राइट? तो आइडिया इज हमने इसको Q इज इक्वल टू 1 × मोल्स ऑफ कॉपर कर दिया, सॉरी CO2 कर दिया। क्लियर है बच्चों? तो मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए? Q/1, हाँ है ना? अब मेरा ये क्वेश्चन है, इज दैट द ओनली गैस प्रोड्यूस्ड? आर मैंने CH3 ले रखा है, C2H6 इज ऑल्सो गैस, ये भी गैस बन रहा है, ये भी गैस बन रहा है एट एनोड। अब इसके लिए आर के लिए एन फैक्टर क्या है बच्चों, जरा बताना मुझे। 2, तो +Q/2, इतना मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है एट एनोड एंड कैथोड कंबाइंड। वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा गया है, इंटू 22.4। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज फॉर H2, दिस इज फॉर CO2 एंड दिस इज फॉर C2H6। सर पर एसिडेट आयन तो पूरा CH3CO हो जाएगा सर, क्या होगा उसका? क्या हो जाएगा? जैसे CH3CON है तो RR तो CH3CO होगा ना? नहीं, आर, ये आर था CH3, तो दो CH3 विल कंबाइन टू गिव C2H6। समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है गाइस? इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? नहीं कोई डाउट है? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस, लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। ओके, गुड क्वेश्चन। कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, इट फॉर्म्स H2S2O8 and O2 इन इक्विमोलर अमाउंट। ये क्वेश्चन अभी हमने कर रखा है थोड़ा बहुत पहले। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन that are formed simultaneously
इज, ऑप्शन हमें दे रखी है, 3 times of O2, second 2 times of O2, equal to O2, half of O2। करो बच्चों इसे। भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 में H2SO8 बन रहा है और O2 बन रहा है। H2SO8 किससे बन रहा होगा? किससे बन रहा होगा? H2SO4 के ऑक्सीडेशन से। और O2 किससे बन रहा होगा? H2O के ऑक्सीडेशन से। ये दोनों दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ऑक्सीडेशन से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें कहा गया दे आर फॉर्म्ड इन इक्विमोलर अमाउंट, इक्वल मोल्स बन रहे हैं दोनों के दोनों। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा? H2O बना रहा होगा। कैथोड पे H2O बना रहा है, एनोड पे H2O बना रहा है, और H2SO4 H2SO8 बना रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। हम कहेंगे लेट x मोल, लेट x मोल of O2 बी फॉर्म। ओके, अगर x मोल O2 बन रहा है तो उतना ही मोल H2SO8 बनेगा। क्लियर है गाइस? अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 कितने हो जाएंगे? अगर O2 के x मोल बन रहे हैं तो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 फॉर्म? करेक्ट, यू आर राइट, 4x। अब x मोल ये हमारा क्या बना है? H2SO8। H2SO8 के लिए n फैक्टर क्या होगा? रिएक्शन देख लो एक बार फिर से। दिस गिव्स H2SO8 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमारा n फैक्टर क्या है? 2। x मोल थे हमारे H2SO8 के इंटू 2। अब ये क्या दे रहा है? दिस वॉज द चार्ज पास टू कन्वर्ट H2O to O2, and this was a charge passed to convert H2SO4 to H2SO8. Can I say this is a net charge at anode? They should be equal to net charge at cathode. Let the moles of H2 be Y. H2 के मोल्स को कितना मान लो? Y. So it will be Y into n factor of H2 क्या है बच्चों? 2। यहां से Y क्या हमारा आ गया? इसका मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज 3 times that of O2। बताओ हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ गाइस। गुड, ग्रेट। बच्चों हमारा फैराडेज लॉज आर ओवर। इतने क्वेश्चन आर सफिशिएंट। श्योर। अब आते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं?
बिजली एक पहले ये समझो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है वो कंडक्टर, जो नहीं कंडक्ट करता वो इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं दो में। कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जो कि तुम्हारा हो गया द कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे मेटल स्ट्रिप की बात करें, दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्टेंस हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, एक इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रोलाइटिक। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। ओके गाइस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टेंस is due to movement of ions. Okay guys, क्लियर है यहां तक? इसको आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आर classified as, they are classified as, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब है इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस, दे डिसोसिएट completely into ions, 100% डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इन मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट, हाँ या ना? टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट, जबकि जो ये हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज एक्सटेंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज एक्सटेंट। एंड थर्ड है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट जनरेट एनी आयन, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, solutions of most organic compounds. Okay, good. Now factors affecting electrolytic conductance. Factors
affecting electrolytic conductance. ओके, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग, वीक या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोर डाइल्यूट इज द सॉल्यूशन, जितना डाइल्यूट करते जाओगे उतनी कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्यों बेटा? दो रीजन है। एक, जब तुम डाइल्यूट करते हो तो अल्फा इंक्रीजेस। तुम याद करो के ए इज सी अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा क्या आएगा, √k/c। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, सी को कम करना। अल्फा बढ़ेगा, अल्फा मतलब एक तरीके नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। अल्फा इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। आयंस ज्यादा बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है नेट कंडक्टेंस बढ़ेगी। समझ में आया नहीं आया? गुड। सी डिक्रीज हुआ, अल्फा इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ आयंस बढ़े, कंडक्टेंस बढ़ गया। गॉट इट? और एक और चीज है, ये एक फैक्टर था क्या, कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्टेंस बढ़ गया। हाँ है ना, अल्फा मतलब नंबर ऑफ आयंस कितना डिसोसिएटेड फॉर्म में है। ज्यादा डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, मोर आयंस विल बी देयर, मोर विल बी द कंडक्टेंस। एक और रीजन क्या है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज। ओके, आइडिया इज, तुम्हारा ऐसे मान के चलो, अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड, आयंस आर प्रीटी क्लोज, और क्योंकि आयंस क्लोज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन होगी तो उनकी मूवमेंट थ्रू द सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना डाइल्यूट करते जाओगे उतने आयंस दूर होते जाएंगे, एंड नाउ द इंटरेक्शंस आर वीकर बिटवीन द आयंस, सो नाउ दे विल जस्ट गो विद द, दे विल फ्लो इजीली, दे विल मूव इजीली रेदर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जितनी इंटरआयनिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग उतना मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड। डाइल्यूट करते जाओगे आयंस दूर होते आएंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे। क्या काम? मूवमेंट का, थ्रू द सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? तो these two factors affect the, these two factors decide the conductance। ठीक है ना बच्चों, कि इंट्रा आयनिक अट्रैक्शंस, और दूसरा हमारा नंबर ऑफ आयन। थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर गाइस मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो रिएक्शन है, जैसे मैं HA एक एसिड की बात कर रहा हूँ, डिसोसिएट्स टू गिव आयन, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? इट इज एंडोथर्मिक, यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी टू ब्रेक इट इनटू आयन। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, एंडोथर्मिक? इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब मोर नंबर ऑफ आयंस, मोर नंबर ऑफ आयंस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। समझ में आया नहीं आया गाइस? फोर्थ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट बच्चों, ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ग्रेटर इज द आयनाइजेशन। जो हम कहते नहीं, अगर तुम एसिड को बेंजीन में ले रहे होते हो तो बंदा डाइमराइज करता है। सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर रहा हूं। और जैसे ही तुम एक्वस लोगे मीडियम, एसिड विल डिसोसिएट टू गिव आयन। तो जितना पोलर सॉल्वेंट है, जैसे वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, उतना ज्यादा डिसोसिएट करेगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन। नॉन पोलर मीडियम में तुम्हारा
जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयन में ब्रेक करने की टेंडेंसी विल बी वेरी लो। पोलर सॉल्वेंट होगा तो ग्रेटर विल बी द आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोर आयंस विल बी देयर, मोर विल बी द कंडक्टेंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्रेटर इज द greater is the conductance। बोलो हाँ है ना? viscosity of solvent, विस्कस लिक्विड है तो मूवमेंट आसानी से होगी या मुश्किल होगी? मुश्किल हो जाएगी। तो लेसर द विस्कोसिटी बेटर इज द कंडक्टेंस, ग्रेटर द कंडक्टेंस। बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट, size of ions and their solvation। जैसे मैं Li+ और Na+ लूं, इसमें से नॉर्मली किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए? गाइस छोटा होगा आराम से सॉल्यूशन में मूव कर पाएगा, बड़ा होगा तो तुम्हारा सॉल्यूशन में मूव करना इज डिफिकल्ट, राइट? ये चीज समझ आई नहीं आई पहले ये बताओ। छोटा साइज होगा तो उतना मूवमेंट आसानी से हो पाएगा, जितना बड़ा साइज उतना मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे जो हम साइज देखेंगे दैट इज योर हाइड्रेटेड साइज या सॉल्वेटेड साइज। आइडिया इज Li+ इतना है, Na+ इतना है, कोई डाउट? अब Na+ हाइड्रेट होने के बाद ये बनाएगा और Li+ हाइड्रेट होने के बाद ये बनाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज Li+ एंड दिस इज Li+ aqueous, दिस इज Na+ एंड दिस इज Na+ aqueous। अब मुझे बताओ एक्वस स्टेट में साइज बड़ा किसका है? Li+ का। तो विच विल बी मोर कंडक्टिंग, Na+ या Li+? Na+ इज मोर कंडक्टिंग। समझ में आया या नहीं आया? वी आर लुकिंग एट द हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड साइज बच्चों। क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस।